बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 27 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफ़र कर दी है। जी हाँ, और मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हुए अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ना वो खुश है, ना वो संजीदा और कंपोज हैं, बल्कि झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और रो रहे हैं, शदीद दबाव में नज़र आ रहे हैं। तो आपके जहनों में सवाल उठ रहा है कि हुकूमत इतने दबाव में क्यों है। और उसके साथ साथ आपका अपना सवाल भी है कि ये जो इतनी हलचल हो रही है इस टाइम, हर तरफ लफाफे छोड़ दिए गए, डील हो रही है, माफ़ी मांगी जा रही है। कोई कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान करीब आ रहे हैं, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो आप वफाकी वज़रा की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, उससे आपके जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील होने जा रही है। अब आप सोचते होंगे, समझते होंगे कि इस बात का, अंदर की बात का हुकूमत को तो ज़रूर पता होगा, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख और यकीन से बता सकता हूँ कि जितना क्लूलेस आप हैं उतने ही क्लूलेस इस टाइम हुकूमती वज़रा और पूरी की पूरी हुकूमत है। वो भी यही सोच रहे हैं कि क्या डील होने जा रही है, क्या हमारा बिस्तर गोल होने जा रहा है। हम अवाम में तो ज़लील और रुस्वा हो चुके हैं, 17 सीटें मिल सकीं। अब अगर हुकूमत भी आज से चली गई तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, तो हमारे साथ होने क्या जा रहा है। इस वजह से मुज़ाकरात की ऑफ़र अमूमी तौर पर कॉन्फिडेंस के साथ की जाती है, कंपोजर के साथ की जाती है, स्ट्रेंथ के साथ की जाती है। और यहाँ पर रोते झगड़ते हुए मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही है। बस आंखों में आंसू नहीं थे, अपने कपड़े नहीं फाड़े हुए थे, बाकी सब कुछ किया मुसद्दिक मलिक साहब ने। पहले उनकी स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं उस पर तबसरा करता हूं कि ये हो क्या रहा है। हमें हटाना हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। सुन लिया आपने, आपको बॉडी लैंग्वेज, आपको तरीका नज़र आ गया। अब ये है क्या? ये है ये कि आपकी तरह हुकूमत के जहन में भी सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट डील करने जा रही है। और हुकूमत बिल्कुल जो है वो केओस में है और उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो क्या रहा है। आप कहेंगे वो मैं कैसे कह रहा हूँ? वो ऐसे कह रहा हूँ कि एक ही दिन जो इनके नैरेटिव के किंग हैं सिद्दीकी साहब, वो इरफान सिद्दीकी, वो एक और ट्वीट करते हैं, डायरेक्शन ही और है। वो मुज़ाकरात की बात नहीं है, वो तहरीक इंसाफ पर अटैक है। जाइए जाकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से माफ़ी मांगिए। वो वे ये टोन है, वो कहते हैं कि आपने ये किया, ये किया, ये किया। वो दोबारा वही है, आप इंतशारी टोला हैं, आप शरपसंद हैं, आप फलां हैं, आपने आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने की कोशिश की, आपने ये किया, सारी चीज़ें 9 मई किया, ऐसा किया, वैसा किया, इदारों पर हमला किया। वो टोन है, वही जिस तहरीक इंसाफ को ये शरपसंद टोला, साजिशी टोला, ये इंतशार फैलाने वाला टोला, मुल्क दुश्मन टोला, वो सब कुछ, गद्दार वतन, वो सब कुछ जो कहा जाता है, वो इरफान सिद्दीकी ने आज ट्वीट किया है। आज ही मुसद्दिक मलिक जो है वो रोते कांपते हाँफते मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्यों मशरिक़ और मगरब की स्ट्रैटेजी है, क्यों शमाल और जनूब की स्ट्रैटेजी है? एक जगह पर हुकूमती वज़रा और मशीरान क्यों नहीं है? वजह मैं बताता हूँ। वजह उसकी ये है कि जब स्टैब्लिशमेंट इतनी पावरफुल हो कि आप 17 सीटों पर जीत के आए हों और आपको पता हो कि वो किसी टाइम भी आपके पाँव के नीचे से रग खींच सकते हैं, तो ऐसे हालात में आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता, आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। आप हर उड़ती हुई चिड़िया को समझते हैं कि वो आप पर हमला करने वाली है या आपका कुछ लेके उड़ने वाली है।
आप हर टाइम, जो मेरिट पर लोग नहीं होते वो इसीलिए साजिशें ज़्यादा करते हैं कि वो हर टाइम उनको फ़िक्र होती है कि मेरी पोजीशन कहीं चली ना जाए। अब इन सारे हालात में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इन्हें खौफ है कि जैसे उन्होंने हमारे साथ एक गंदी डील की हुई है, कहीं इमरान खान के साथ डील करके हमें फारिग ना कर दें। इस प्रेशर के अंदर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, रो पिट रहे हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और साथ लफाफे छोड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि देखें डील हो गई, माफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा। वो क्या रहा है असल में? वो असल में ये रहा है, मैं अगली खबर जब आपको दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हुकूमत को इस वक्त कर्जा नहीं मिल रहा, सरमायाकारी हो नहीं रही। SIFC में सरमायाकारी तो क्या होनी थी, जो पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा था वो कम हो गया। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट में ही देख लें तो 19% इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना से कम होगी। अक्सर इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लोन की तरह की ही है पाकिस्तान में माजरत के साथ। और अमेरिका बहादुर से कोई 20% के करीब, UAE वगैरह से जो है वो 25% के करीब एक साल में इन्वेस्टमेंट कम हुई। कर्जा हमें कम मिला है। हम $9 अरब लेने गए थे मार्केट में पिछले साल, हमें सिर्फ तकरीबन $3 अरब मिले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज हुकूमत को एक प्रेजेंटेशन मिली है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया है। इसी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया गया है कि सऊदी अरब अब आइंदा उधार पर तेल नहीं देने जा रहा और अब $50 करोड़ इस्तेमाल किए जाएंगे। जो बैंक है, आलमी बैंक, या मुझे अब ये नहीं पता कि कौन सा एग्जैक्टली बैंक, वो यहाँ पर मैं लिख नहीं सका उसे अपने सामने, खबर मैंने पढ़ी पूरी। वो बैंक जो है उसका अब $50 करोड़ इस्तेमाल किया जाएगा उधार का तेल जो हमें पहले सऊदी अरब से मिलता था, उस मामले को हैंडल करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। भी कर्ज का पैसा है ज़ाहिर है। और फिर जब सऊदी अरब आपको तेल नहीं दे रहा, कतर से वो वादे पूरे नहीं हुए, UAE से वो वादे पूरे नहीं हुए, फिर आज कमेटी को ये भी बताया गया कि जो मुल्क में इस टाइम चल रहा है उसकी वजह से जो हमारे साथ सैलाब के वक्त पूरी दुनिया ने $10 अरब इमदाद का वादा किया था, उसमें से भी सिर्फ $3 अरब मिले हैं, बाकी $7 अरब नहीं मिले। अब आप फाइनेंशियल हालात देख रहे हैं, वो आपके सामने है। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, खसारा बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। इन तमाम हालात के अंदर ये हुकूमत तो क्लूलेस है, दे डू नॉट नो हाउ वी रीच देयर एंड व्हाट वी हैव टू डू। अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि SIFC $100 अरब, ये होता क्या है कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने हुकूमत तो नहीं चलाई हुई ना कभी, या जैसे इमरान खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म आए थे उन्होंने भी हुकूमत नहीं पहले चलाई हुई थी ऑफ कोर्स। तो जब आप पार में आते हैं तो इर्द गिर्द के चंद टिपिकल बस्ता उठाने वाले मशीन हैं जो आके हमेशा हर हुकूमत को बताते हैं यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से वो लाला लैंड बना देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाना है। तो शुरू में जो आर्मी चीफ साहब ने बयान दागे थे वो उन्होंने यकीनन ये सोच समझ के ही दागे थे कि ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको बताया गया था कि मसला ही कोई नहीं, आपने सऊदी अरब जाना है, $25 अरब वहाँ से ले आना है, 25 यहाँ से ले आना है, 25 यहाँ से, $100 अरब ये इकट्ठा हो जाना है, मसले ख़त्म हो जाने हैं मुल्क के। अब वो मसले ख़त्म होने की बजाय मसले बढ़ रहे हैं। तो इन हालात में अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी प्रेशर फील कर रही है। सितंबर में ये जो इस पूरे सिस्टम की गंदगी है, माजरत के साथ ये पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी गंदगी जो है, दोबारा माजरत के साथ, वो काजी फाइज ईसा साहब हैं। सितंबर में उनसे जान छूटने वाली है, वो जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में शायद। अब इन हालात के अंदर जब काजी साहब अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर चले जाएंगे तो इन हालात के अंदर आप समझ सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो ये सारे गंदे काम नहीं करेंगे, वो तो मेरिट पर फैसले करेंगे, आइन पर फैसले करेंगे। तो अब क्लॉक इज टिकिंग, हुकूमत को भी पता है और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। अब या तो इस्टेब्लिशमेंट को बाजू ऊपर करके सीधा सीधा मार्शल लगानी पड़ेगी या इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। वो लगाएंगे तो ये जो माली हालात हैं ये इससे भी दिगरगुं हो जाएंगे, इससे भी बदतरीन हालात में। अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल तो है, फाइनेंस उनके पास है, फॉरेन ऑफिस उनके पास, सब कुछ उनके पास है, करके देख लिया, मामला सीधे नहीं हो रहे, मुश्किल फैसले और लेंगे तो आवाम सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि आवाम की बस हो गई है बिजली के बिलों के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ। तो इन हालात के अंदर अब कोशिश ये की जा रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए
और उस रास्ते को अब गंदा करने के लिए इमरान खान के ऊपर डाला जा रहा है कि उसने डील कर ली, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान ने 4 बातें कही हैं। तहरीक इंसाफ 90% पॉपुलर है इस टाइम, 90% अवाम उसके साथ खड़ी है। फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, कीमती है। फ़ौज को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर 90% अवाम जो है वो और फ़ौज आमने सामने आ गए तो इससे मुल्क को बहुत शदीद नुकसान होगा। इनका फ़र्क नहीं होना चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए। और नून लीग ये कोशिश कर रही है कि ये हो, ये 3 बातें। और चौथी बात, उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहा था कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप सियासत ना करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो भी नतीजा है वो आवाम को फैसला करने दें और आवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है वो हुकूमत करे। अब ये 4 बातें पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं, दोबारा उन्होंने कहा, लेकिन उस चीज़ को बनाया गया कि कोई डील हो रही है, मिन्नत मांग ली है। कल हम स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने क्या क्या किया उसमें, लेकिन अभी मैं आपको एक लार्जर पिक्चर दे रहा हूं कि क्या ये सारा कुछ डील के तौर पर हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने मुश्किल वक्त देख लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त देख लिया, हो सकता और भी थोड़ा हो, लेकिन ज़्यादा मुश्किल देख ली। इससे ज़्यादा और क्या होना है, मुझे बताइए, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म कर देना है। जब आप किसी की जान ले लेते हैं तो जुल्म ही होता है, तो जुल्म ख़त्म हो जाता है फिर। तो जो आपने जुल्म करना था वो तो आपने कर लिया। अब तो बारी दूसरी तरफ की है, आप रिट्रीवल दूसरी तरफ से होना है। इमरान खान ने जो करना था कर लिया, इमरान खान ने अब डील नहीं करनी, इसलिए आपके सामने ऐसा मंजरनामा बांधा जाएगा, डील हो गई, माफ़ी मांग ली, ये कर लिया। आपने बिल्कुल मोहतात रहना है, आंखें और कान खोल के रखने हैं। आपने ऐसा कोई मंजन नहीं खरीदना और पूरे इन्हमाक के साथ न्यूज़ को देखना है, परखना है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप इंटेलिजेंट भी हैं, सिर्फ जज्बाती और जल्दबाजी में राय ना बनाया करें। हर चीज़ को एवेलुएट करके अपने सामने रखा करें, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। तो हो, मैंने आपको बताया कि हो ये रहा है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को लगता है हुकूमत ना धोखा दे जाए, हुकूमत को लगता है इस्टेब्लिशमेंट ना धोखा दे जाए। ये सब अन्ना मारे अन्नी नू तो कसोन मारे थम्मी नू, पंजाबी की ये एक ज़रबुल मिसल है। ये वो हो रहा है कि किसी को कोई पता नहीं ये क्या कर रहे हैं और अब लौट के बुद्धू घर को आएंगे। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आज नहीं तो कल, आज कह रहा हूँ 6 महीने और ले लें, साल और ले लें, लौट कर आपको अवाम की तरफ आना पड़ना है, लौट कर आपको इमरान खान की तरफ आना पड़ना है। तो और वो जब भी आना है, इस्टेब्लिशमेंट का ये एक फेस सेविंग का तरीका होता है कि वो पॉलिटिशियन को डर्टी करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑलवेज जब वो अपनी गलती मानते भी हैं तो गलती नहीं मानते। मसलन 71 की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जब हम जंग हार गए थे तो उन्होंने अपनी गलती सीधी सीधी नहीं मानी थी, भुट्टो पे डाल दी थी कि ये इसका काम है। तो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा किसी को स्केप गोट ढूंढती होती है। अब स्केप गोट ढूंढा जाएगा दोबारा पीटीआई को, वो जी उन्होंने 9 मई किया, ना करते तो ये ना होता, फला ना करते ना। आपने याद रखना है ये डील नहीं है, आइन पर बटन रीसेट होना है, वो जब कर दें आपकी मेहरबानी है। अब आपने फिर कहना है, नून लीग वालों ने कहना है मैंने कहा है मेहरबानी है, मैं भी डील के लिए कह रहा हूँ। नहीं, ये हक है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान आइन पर रीसेट हो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे। जमात इस्लामी वो भी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। कल जमात इस्लामी जब अपना एहतजाज कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब फॉर्म 45 हैं तो नए इलेक्शन की डिमांड क्यों। अच्छा, ये भी आपके जहन में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है तज़बज़ब है कि नए इलेक्शन का क्या मतलब है। नए इलेक्शन का मतलब ये, अगर नए इलेक्शन की तरफ जाना है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारिग। ये अंडरस्टूड है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई कहेगा आए नए इलेक्शन की तरफ तो ये पहली डिमांड होनी है। ज़ाहिर है काजी साहब जा चुके होंगे, ज़ाहिर है मिलिट्री को ये सारा कुछ रोल बैक करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी। एक मुकम्मल फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये होगा तो नया इलेक्शन होगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं, फिर इसी से काम चलाएं। हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, करें हुकूमत, फिर इसी से काम चलाएं, किसी को नया इलेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन जमात इस्लामी का अब बिल्ली थैले से बाहर आई है। उन्होंने कहा कि जब आपके पास फॉर्म 45 हैं तो आप नया इलेक्शन क्यों मांग रहे हैं, इसी इलेक्शन से सब कुछ मांगे। अब ये बयानिया क्या उनका अपना है, किसी और ने उनको दिया है, ये आपको अगले चंद दिन में मज़ीद पता लग जाएगा। हर चीज़ अपना आप दिखाती है, सिर्फ वक्त देना होता है और हर चीज़ को परवान चढ़ने देना होता है। बहुत जल्दी राय ना कायम किया कीजिए, किसी को हीरो बनाते भी बहुत जल्दी ना किया कीजिए और ज़ीरो बनाते भी वक्त लिया कीजिए।
आप वक्त लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उजली होकर आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारी कौम को अक्सर बहुत जल्दबाजी है, राय कायम करने से लेके हर चीज़ करने में बहुत जल्दबाजी होती है, वक्त नहीं देते अपने आप को। अब जमात इस्लामी उन्हीं फॉर्म 45 की बात कर रही है। जब इस्लामाबाद के अंदर फॉर्म 45 जो इनके पास थे, हमारे पास तो थे ही थे, जो इनके पास थे वो, क्योंकि अगर इनके पास वाले और हमारे वाले मिल जाते तो अदालत के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता मुकदमा लड़ना, जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मुहैया कर दिए। इनसे जब मांगे गए तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, आप अपनी लड़ाई खुद जाके लड़ें। जी हाँ, जब इनसे इनके फॉर्म 45 मांगे गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पहले ये कहते रहे कि हम देंगे। जब अदालत में डिसाइसिव मोमेंट आया, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से सिग्नल आया, जमात इस्लामी ने कहा कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, हमने फॉर्म 45 नहीं देने। आज कह रहे हैं आपके पास फॉर्म 45 है ना, तो फिर नए इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो बार अभी मैं इस पर हतमी एनालिसिस नहीं दे रहा, मैंने आपको यही कहा कि कुछ चीज़ों को वक्त दिया करें, खुद ही समझ आ जाएगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जी हाँ, बहुत ही उम्दा जज। मैंने इनकी अदालतों में घंटों नहीं दिन गुजारे हुए हैं, पूरा दिन गुजारा हुआ है। केस शुरू होता था 9 बजे, फिर 1 बजे लगना होता, मैं उधर ही बैठा रहता था, देखता रहता था ये कैसे केसेस सुन रहे हैं। मैंने बहुत सारे जजेस की अदालतों के अंदर, वो पूरा साल मैं अदालतों के अंदर ही था। आप ये समझें 1 साल की रेजिडेंसी की थी मैंने अदालतों की। वो पूरा साल जो मैंने अदालतों के अंदर गुजारा, उसमें मैंने इस जज को, जो जस्टिस तारिक सलीम शेख हैं, एक आवाम से बड़ा ही मोहब्बत करने वाला जज, धीमा जज, मुहज़्ज़ब जज, कानून पर चलने वाला, बिल्कुल सीधा कानून पर चलने वाला जज, कोई जुमलेबाजी नहीं, कोई शोशप्पा नहीं, कोई टिक्कर चलवाने की ख्वाहिश नहीं, किसी किस्म की मैंने ख्वाहिश इस शख्स में नहीं देखी। सबसे इंटरेस्टिंग बात होती थी जब एक जोड़े की लड़ाई हुई होती थी, तलाक हो रही होती थी, बच्चों की कस्टडी का मामला होता था, कई केसेस, एक नहीं मुतअद्दिद केसेस इनकी अदालत में। मैंने आपको बताया कि उस साल में कई महीने मैं इनकी अदालत में जाके बैठता रहा हूँ। तो वो जो वक्त बैठता रहा, बहुत सारे हर तरह के केसेस आते थे, और उसमें ये स्पेशली जो मेरे लिए हार्ट टचिंग इनका 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 एक्ट होता था ना, वो ये होता था कि जब बच्चों की कस्टडी का मामला होता था, माँ अपनी तरफ खींच रही होती थी, अदालत में एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, दोनों फैमिलीज होती थी, एक तरफ लड़के की फैमिली है, लड़की की फैमिली, लड़ रहे हैं आपस में, बच्चे भी बेचारे बीच में परेशान हैं, बच्चे अदालत में खड़े हैं। तो अमूमी तौर पर मैं दूसरी अदालतों में भी ऐसे केसेस देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरे केसेस तो आपको पता दर्जनों केसेस थे, हर अदालत में जाना पड़ता था। दूसरे जजेस कानून के मुताबिक फैसला करके उसमें कोई इमोशंस और फीलिंग्स नज़र नहीं आते थे। जस्टिस तारिक सलीम शेख में मुझे इमोशंस और इंसानियत नज़र आती थी। केस ओपन होता था, अपना एक रिटायरिंग रूम दे देते थे दोनों फैमिलीज़ को कि जाएं वहाँ बैठ के बात करें। बार बार एक बुजुर्ग की तरह कहते थे कोशिश करें एक म्यूचुअल ग्राउंड पे आएं जो आपके बच्चों के लिए अच्छा हो। आपने सुलह नहीं करनी, ना करें, बच्चों के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएं कि आपने अगर बच्चों को एक दूसरे को कस्टडी देनी है तो बच्चों के सामने लड़के ना दें, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के तौर पे दें। मैंने देखा जैसे ख़ानदान का बड़ा कोशिश करता है फैसला करवाने की, जस्टिस तारिक सलीम शेख सारा दिन कई दफ़ा एक एक केस पे लगा देते थे और कोशिश करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे केस नहीं सुनते थे, मतलब मुतअद्दिद बार हेयरिंग करते थे उस केस की, और बार बार उन्हें मौका देते थे, और बार बार कहते थे कि बच्चों की तरफ देखें उन पर क्या असर आएगा। तो इट वाज वेरी वेरी आई वुड से ग्रेट gesture by Justice तारिक सलीम शेख always in those cases, और मैं स्पेशली उनका बड़ा एडमायरर हूँ उनके इस जस्चर की वजह से। मैं वहाँ अपना मुकदमा सुनने के लिए, अपने मुकदमे के लिए, अपनी गद्दारी बगावत वो वाले मुकदमे होते थे उनके लिए सारा दिन बैठा होता था, क्योंकि पेशी पहले 9 बजे पड़ी, फिर अगला मुकदमा 1 बजे, या उसी मुकदमे की कोई रिपोर्ट आ रही वो 1 बजे, फिर 1 बजे वो नहीं हुई तो 3 बजे चली गई, तो सुबह 8 से 3 बजे तक मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। कई दफ़ा 7 भी बजते थे शाम के, कोई ऑर्डर लेना है उसके लिए बैठे हुए हैं, तो मैं सारा दिन ये देखता रहता था। इन्होंने इमरान खान के 12 रिमांड जो थे, 10 रोज़ा रिमांड 12 केसेस के अंदर, वो जस्टिस पन्नू के साथ जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उनको कलअदम करार दे दिया था और कहा था कि हुकूमत कोई सबूत देने में कामयाब नहीं हो सकी। अब इनका तबादला मुल्तान कर दिया गया है, इनको लाहौर से इस जुर्म की पादाश में मुल्तान भेज दिया गया है। बहरहाल जस्टिस साहब, आपको मैं पूरी कौम की तरफ से बताना चाहता हूँ, आप रोशन चेहरा है पाकिस्तान की जुडिशरी का, हमें आप पर फ़ख्र है। आप मुल्तान रहें या जहाँ भी रहें, जहाँ भी आप होंगे, आप साइलिन को बेहतरीन इंसाफ देंगे, और जो भी आप कर रहे हैं
उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो एक रेफरेंस है वो तहरीक इंसाफ ले गई है। कहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सके, इनकी इंक्वायरी की जाए और अगर साबित हो तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को बर्खास्त किया जाए। ये जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस चला गया, देखते हैं कि अब होता क्या है। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर ने भी वही बात की है कि अदारे न्यूट्रल हो जाएं, इनका साथ ना दें। ये नहूसत है, जिस चीज़ में ये हाथ डालते हैं वो चीज़ जल जाती है, सड़ जाती है। मेहरबानी करके आप इसमें हाथ मत डालें और आप कोशिश करें कि इनसे दूर रहें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। वही बात के आइन को मौका दें, आप न्यूट्रल हो जाएं। ये उनका भी जो पूरे का पूरा एक उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। अच्छा जी, ख्वाजा असाद रफ़ीक साहब ने भी उसी तरह का ट्वीट किया है न्यूट्रल पे। उन्होंने कहा कि अब आपको न्यूट्रलिटी याद आ गई है। जब जज और जर्नैल न्यूट्रल हुए थे तो तब तो आपको बड़े बुरे लगते थे, आप उन्हें जानवर कहते थे। मेरी बात सुनिए ख्वाजा साहब, आप उम्र के अब उस हिस्से में जा रहे हैं कि आप झूठ कम बोला करें, लेकिन बहरहाल आप लोहे के चने हैं। आपने जमहूरी भी बनना है, आपने नून लीगी भी बनना है। नून लीगी और जमहूरी दो अलग चीज़ें हैं। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि उस वक्त जो जजेस और जर्नैल कितने न्यूट्रल थे वो अब आप खुद बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। आपके ख्वाजा आसिफ टीवी पे बैठ के बताते हैं कि किस तरीके से जनरल बाजवा आपके साथ डील में आ चुके थे। मोहम्मद जुबैर साहब ने सारे गन से पर्दा उठा दिया हुआ है। हम नहीं बता रहे, पाकिस्तान के आपकी तरफ के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि डील कब से हो गई थी। जजेस के मामलात भी आपके सामने आ गए कि क्या कुछ हुआ था। इसलिए काश उस वक्त लोग न्यूट्रल हुए होते, अगर हुए होते तो आज पाकिस्तान ये हालात ना देखता। काश आप सच बोलें और तजिया दें। नून लीग के साथ इत्तेहाद हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। गवर्नर पंजाब, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं पंजाब में, उन्होंने कहा नून लीग के साथ ये जो अलहाक है, इत्तेहाद है, ये हमारा शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। और SIFC के अंदर सरमायाकारी में शदीद कमी आई है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं फिगर्स। तो कोई उसके अंदर किसी किस्म का अभी तक एक अच्छी खबर भी उसकी वजह से नहीं मिली। वीलॉग लंबा हो गया और काफ़ी सारी खबरें सुबह के वीलॉग में रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।